यानी कमजोर पर जोर आजमाइश। सरकार को नहीं बोलेंगे कि इनकी समस्या क्या है, इनको क्या मिलना चाहिए, उस विषय में कोई ताकत नहीं दिखा रहा है। कोई एक अधिकारी भी रॉयल्टी नहीं दिखा रहा है कि वो बोल दे सरकार को या सरकार को चिट्ठियां लिखें, क्योंकि किसी को ब्रिगेडियर बनना है, किसी को मेजर जनरल बनना है, किसी को MP MLA बनना है। वो सारा गुस्सा इन लोगों को उतार रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो आज चक्की में पिस रहे हैं। उन लोगों की रिकॉर्डिंग मेरे सबको पता है। जब भाई ये लोग पकड़ो हथियार, बोलो सर मैंने तो हथियार पकड़ाया था, मैंने किसी की तरफ ना तो कोई कोक किया और ना ही हथियार ताना। लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं, अब इस पे केस बना गया हथियार ताड़ने का। अग्निवीर ने एक बहुत अच्छी, बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोग दिमाग से पॉइंट पकड़ते हैं, उसने एक चीज पॉइंट पकड़ा कि सर आपको भी पता होगा कि जो क्वार्टर गार्ड में खड़ा होता है, बाकी जो होते हैं उनके हथियार में किसी में राउंड नहीं होता है। बोले हमारी डिफी राइफल मतलब जिसमें राउंड नहीं था, उसको मैं क्या कोक करके ताड़ूंगा, मेरे को पता नहीं क्या। बोले मेरी इतनी सी ट्रेनिंग है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं ये चीज शिव साहब को और उनको भी बोला कि साहब जब हथियार में रहा उसमें सबको पता है कि साला गोली नहीं है, तो मैं इसको कोक करके क्या ताड़ूंगा। तो ये फॉल्स एलिगेशन मेरे पे लगाया गया है। लेकिन वो जयशिव साहब और वो दोनों वो सरदार जी गुरमेल साहब और एक और थे, मेरे को मेजर सिंह नाम था उनका, ये मोटे मोटे लठ मार मार के ड्रिल सिखाते थे। और एक तो हमारे दीवान सिंह आया था, उसने मेरे भी मतलब ऐसे कर कर ये हथियार मारा था। मेरे को आज भी महसूस होता है, वो पूरा ड्रिल में उठा के, मतलब उसको बिल्कुल ड्रिल नहीं आती थी, वो ज्यादा मारता था। साहब से कही है कि साहब क्या इनको हमारी तरह ट्रेनिंग मिलती है जो ये बेचारे आपके साथ कदम से कदम मिला लेंगे। दूसरा, आप ड्रेस की बात करते हो कि आप ठीक है हमारे पुराने सैनिक हैं, आज कितनी सैलरी मिल रही है, वो 4 ड्रेस भी रख सकता है। लेकिन इस बेचारे को पहले ही साला कितनी तो तनख्वाह मिल रही है, उसमें भी आप इसके इतने कपड़े खरीदवा दो, छुट्टी इनको नहीं, पेमेंट इनका कम, और फिर आप चाहते हो कि वो आपके बराबर काम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जस्ट 5 मिनट पहले एक अग्निवीर का कॉल आया और वो घबराया हुआ रोते रोते मेरे को कॉल कर रहा था कि साहब मेरे को बचा लो बचा लो बचा लो। मैं बोला यार घबरा क्यों रहा है, क्या हो गया। बोले मेरे को परेशान कर रखा है और एम्बुलेंस मंगाई है मेरे लिए, और सर मेरे को एम्बुलेंस में घेर के हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, और मेरे को बोला जा रहा है कि तेरे 10 नंबर भर के तेरे को पागल कर देंगे और घर भेज देंगे। मैं गरीब परिवार से हूं, बचा लो नहीं तो कुछ और दिक्कत आ जाएगी। मैंने उसको ये बताया कि पहले बात तो घबराओ मत, जो कहानी है मेरे को वो बताओ। तो उसने बोला कि सर मतलब ज्यादा रोने लगे बंदा, तो मैं बोला तेरे आसपास कोई है तो बात कराओ। तो वहां किसी और मेरे को एक NCO साहब थे, वहां उनसे बात कराई मेरी। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो मैंने बता दिया भाई मैं भी रिटायर्ड जवान हूं और ये क्यों रो रहा है जवान। तो उसने बताया साहब इसी से पूछो इसका, मैं तो खैर अभी आया हूं लेकिन इसी ने कुछ पंगा किया है, इसी से पूछो। तो मैं बोला इससे तसल्ली से बात कराओ बिना घबराए हुए, कहानी क्या हुई है। तो बोला सर इसी से पूछ लो। तो उस जवान ने मेरे को बताया कि सब उसकी गार्ड, क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये किस यूनिट का केस है और ये कहां का केस है। तो मैं यूनिट तो अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन ये कहां का केस है मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि जस्ट अभी का केस है 5 मिनट पहले का, और घबराया हुआ बंदा अगर कुछ उल्टा सीधा कुछ हो गया, इसलिए मैं आपको लोकेशन उसकी जगह अभी बता दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं कि ये बंदा, इसकी क्वार्टर गार्ड लगी थी और क्वार्टर गार्ड में ड्रिल वगैरह कराई जा रही थी। तो ये बंदा तो ये बोलता है कि सर मेरे को जो हवलदार जी थे क्वार्टर गार्ड के, उन्होंने मेरे को मारा पीटा, तो मैंने उनको बोला भाई बंदूक पकड़ो और मैं तो जा रहा हूं, इतना ही बोला था। लेकिन मैंने जो उनके साथ NCO थे उनसे भी बात की, तो सर बोले जो मेरे को सुनने में आ रही है बात, वो ये बताया जा रहा है कि वहां क्वार्टर गार्ड में अर्जुनेंट साहब भी आए हुए थे, जयशिव साहब भी थे वहां, ड्यूटी जयशिव और ड्यूटी ऑफिसर, और दोपहर में 2 बजे संडे की बात है ये, संडे को दोपहर में ड्रिल करा रहे थे और ड्रिल इसने की नहीं और इसने बंदूक ताड़ दी हवलदार जी पर।
और इस बात का जब पता चला तो इसको फटाफट पकड़ा और सीओ साहब ने इसकी चार्जशीट बना दी और इसका लिख दिया फटाफट कि भाई इसको एमएच भेजो, 10 नंबर पागल हो गया, बावड़ा हो गया। 10 नंबर का एक ऐसा हथियार सीओ को अंग्रेजों के जमाने से मिला हुआ है कि बस कोई नहीं माने तो 10 नंबर भर दो, मतलब उसको पागल घोषित कर दो। लेकिन यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये तो अग्निवीर है, बेचारा नया है, लेकिन क्या बाकी रेजिमेंट के एसएम साहब या वो अर्जुनेंट साहब या वो सीओ साहब इतना भी बात नहीं देखते कि भाई बंदे की सुन ली जाए। बोला सर मेरे को पहले तो चार्जशीट का साइन कराया, तो मैंने कहा था कि भाई साइन कराने से पहले मेरे को सीओ साहब को मान लो कि ठीक है मैं मेरी गलती मानता हूँ। मैंने हवलदार जी के भी पैर पकड़ लिए, जेसीओ साहब के भी, अर्जुनेंट के भी, सीओ का भी पकड़ लूंगा कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को अगर ये एमएच ले गए 10 नंबर भर दिया तो मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मतलब बंदा इस स्तर तक के सदमे में है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि अग्निवीरों के इसी तरह बहुत से केस हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलना। जैसे अभी जम्मू में फिर एक मतलब छुट्टी का केस हुआ है अग्निवीर का, सबको पता है। इससे पहले एक और केस हुआ था जिसमें भी छुट्टी मांग रहा था, छुट्टी नहीं मिली। आज सुबह भी मेरे पास एक जवान का केस आया था कि उसकी माँ बीमार है, 1 महीना छुट्टी उसने काट ली और अब वो फिर छुट्टी मांग रहा है, नहीं तो बोल रहा है मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन उसका मैं अलग से केस बताऊंगा। यहाँ मैं आज ये जो बता रहा हूँ उस केस में भी उसने एक बताया कि सर मैं एक तो जाना चाहता हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, और एक हमारे बोला आप अफसरों की कहते हो, हमारे भी एनसीओ जो हवलदार जेसीओ ये तंग करते हैं, कोई लैंड में खाना फलाना, तो उसकी मैं अलग से स्टोरी बताऊंगा। इसमें भी ये हवलदार जी चाहते थे इनको माफ कर सकते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे बस की नहीं, अर्जुनेंट वगैरह खड़े हैं। फिर मैंने जवान से दोबारा बात की कि मेरे को शुरू, बोले सर इसी से कहानी पूछो, तो फिर उसने दोबारा शुरू से कहानी बताई कि सर क्या हुआ था, मेरी क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी किसी और की थी, मेरे को एकदम अचानक बोला तू भाग जा, तू जाएगा अभी अभी फटाफट जा गार्ड से, क्योंकि गार्ड तो समय पर बदलती है, सबको पता है जो भी सेना में नौकरी कर रहे हैं फिक्स टाइम होता है कि भैया अभी गार्ड चेंज होगी तो होगी। तो किसी दूसरे की थी, इसको कहीं और डिटेल कर दिया, अगर इसको भेजा गया कि तू चला जा, तो बेचारा जैसे भी अपने सामान सुमान लेकर वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो इसने बूट पॉलिश ठीक से नहीं किया था, वर्दी के प्रेस थी नहीं, क्योंकि अचानक ऑर्डर मिला था। और वहां जब ड्रिल हो रही थी तो उस समय तो कोई आया नहीं था, तो हमारे जो हवलदार जी ने इनको गाली गलौज दी बताई। अब मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि बंदा झूठ बोल रहा है या बाकी, अब ये कह रहे हैं कि सर बाकी सारे के सारे पुराने हमारे सैनिक थे और मैं अग्निवीर हूँ और मेरी तरफ तो कोई हानि बढ़ रहा, तो वो तो चाहे तुम पुराने हो चाहे नए हो, सिपाही की तरफ कोई हानि बढ़ता है, ये सेना की सच्चाई है। और पहले भी फौज में ऐसा ही था, चाहे सिपाही हो या कोई भी हो, जब बात ऊपर पहुंचाती है तो सब न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसने बोला कि मेरे जूते में पॉलिश नहीं थी, वर्दी मेरी खराब थी और मेरी गलती भी मानता हूँ, लेकिन मेरे को अचानक डिटेल किया गया था, इसलिए मैंने उन हवलदार जी को कह दिया कि भाई सर मैं अभी करके आ जाऊंगा, एक बार तो मेरे को क्यों जल्दी में मैसेज मिला था। तब भी हवलदार जी ने इसको कहीं मारा भी बताया और इसके साथ गाली गलौज भी की। तो इसने फिर भी बोला कि चलो सर मेरे को पता है फौज में चीजें चलती है, और मैं कुछ नहीं बोला और चुप हो गया मैं कि मैं बाद में कर लाऊंगा। इसके बाद ही जैसे वो गार्ड गुड़ बदली हुई, थोड़ी देर बाद में ही वहाँ ड्यूटी जेसी और ड्यूटी ऑफिसर आ गए और उन्होंने भाई गार्ड को फाइलन करो, पूरी गार्ड फाइलन करी गई। वहाँ आपको पता ही है कि जब ड्यूटी जेसी और अफसर आते हैं तो बोला ठीक है भाई ड्रिल करवाओ। तो भाई ड्रिल कर रहा था तो ड्रिल में इसने गलती कर दी, तो इसका राइफल पकड़कर फिर इसको मारा बताया। तब ये सुबह से एक तो परेशान वैसे था, एक उससे, और जब मार और गाड़ी उसके सामने, तो इसने अर्जुनन के सामने ही बोला भाई ये लो पकड़ो हथियार। बोला सर मैंने तो हथियार पकड़ाया था, मैंने किसी की तरफ ना तो कोई कोक किया और ना ही हथियार ताना। लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं अब इस पे केस बना गया हथियार ताड़ने का। अग्निवीर ने एक बहुत अच्छी, बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोग दिमाग से पॉइंट पकड़ते हैं, उसने एक चीज पॉइंट पकड़ा कि सर आपको भी पता होगा कि जो क्वार्टर गार्ड में खड़ा होता है, बाकी जो होते हैं उनके हथियार में किसी में राउंड नहीं होता है। बोले हमारी डिफी राइफल मतलब जिसमें राउंड नहीं था, उसको मैं क्या कोक करके ताड़ूंगा, मेरे को पता नहीं क्या। बोले मेरी इतनी सी ट्रेनिंग है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं ये चीज शिव साहब को और उनको भी बोला कि साहब जब हथियार में रहो उसमें सबको पता है कि साला गोली नहीं है, तो मैं इसको कोक करके क्या ताड़ूंगा। तो ये फॉल्स एलिगेशन मेरे पर लगाया गया है, लेकिन वो जयशिव साहब और वो दोनों बोल रहे हैं कि नहीं इसने ताड़ी थी। अब आप बताओ कि इस तरह एक बच्चे के साथ, हालांकि फिर मैंने एनसीओ साहब से भी बात किया, उनको भी बोला कि भाई ये जो बच्चा बोल रहा है ये तो बिल्कुल राइट बात है
कि जब हथियार में सब के राउंड ही नहीं है तो क्या कोप करेगा, क्या तानेगा। बोला सर मैं तो वहां प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वो बता रहे हैं जो कहानी मैंने आपको बता दी। और बोला इनका ड्रेस वगैरह तो ठीक होना चाहिए, ड्रिल ठीक होनी चाहिए। तो मैंने हवलदार जी को एक ही बात बोली कि साहब आप ये बताओ, क्या इनको हमारी तरह जो हमें ट्रेनिंग मिलती थी वो आज इन्हें मिल रही है? हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती थी, फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती थी, उसमें कितने ड्रिल के पीरियड आते थे और कैसे हमारे को उस्ताद लठ मार मार के, मेरे को आज भी याद है हमारे सेंटर में वो सरदार जी गुरमेल साहब और एक और थे, मेरे को मेजर सिंह नाम था उनका, ये मोटे मोटे लठ मार मार के ड्रिल सिखाते थे। और एक तो हमारे दीवान सिंह आया था, उसने मेरे भी मतलब ऐसे कर कर ये हथियार मारा था, मेरे को आज भी महसूस होता है। वो पूरा ड्रिल में उठा के, मतलब उसको बिल्कुल ड्रिल नहीं आती थी, वो ज्यादा मारता था। उसका काम वही था, बोलता था जब भाई नहीं सुधर रहे हैं और इनको कुटाई करवाना है तो कुटाई मास्टर उसको बोलते थे। चलो कोई नहीं, हमारे टाइम में तो चलता था, मजबूत कटकाठी के लोग होते थे, सह लेते थे। और लंबी ट्रेनिंग होती थी, किसी को चोट वाट भी लग गई तो बहन जो इधर उधर से एमएच में गए, कहीं भी गए, फिट होकर फिर आगे थे। लेकिन आजकल तो अगर आप इस तरह किसी के साथ मारपीटी करते हो, अगर वो बेचारा कुछ भी दिन 21 दिन से ज्यादा अपसेट हो जाता है तो अग्निवीर के नियम कहते हैं तो उसको घर भेज देते हैं। तो ऐसा क्यों नौ बतलाते हो कि कोई घर चला जाए? मैंने ये बात उन्हें एनसीओ साहब से कही है कि साहब क्या इनको हमारी तरह ट्रेनिंग मिलती है जो ये बेचारे आपके साथ कदम से कदम मिला लेंगे? दूसरा, आप ड्रेस की बात करते हो कि आप ठीक है हमारे पुराने सैनिक है, आज कितनी सैलरी मिल रही है, वो 4 ड्रेस भी रख सकता है। लेकिन इस बेचारे को पहले ही साला कितनी तो तनख्वाह मिल रही है, उसमें भी आप इसके इतने कपड़े खरीदवा दो, छुट्टी इनको नहीं, पेमेंट इनका कम, और फिर आप चाहते हो कि वो आपके बराबर काम करे। एक तो पहले ही हमारे समय में भी जब नए बच्चे आते थे तो थोड़ी सी सर्विस देखकर गार्ड में उसको भेजा जाता था जिसकी ठीक ठाक सर्विस हो। मतलब एक समय सीमा होती थी कि भाई उसकी सर्विस कम से कम 3-4 साल से ऊपर हो, और पुराने भी ना हो, 10 साल से ऊपर भी ना हो, बीच की सर्विस देखकर हिट 4 आदमी बैठे जाते थे। लाइस नायक, उसके बाद नायक, हवलदार, मतलब गार्ड कमांडर, गार्ड 2 ऐसी होता था। आज तो ये कहानी हो रखी है, इधर तो अग्निवीर ड्रिल में उसमें खड़ा है, उधर वो बोल रहे हैं नायक हवलदार भी संतरी में भी खड़ा है और गार्ड कमांडर भी संतरी। लेकिन इस विषय में इन सब अधिकारियों के मुंह पर चुप्पी बनी हुई है। मतलब वही बात है कि यानी कमजोर पर जोर आजमाइश। सरकार को नहीं बोलेंगे कि इनकी समस्या क्या है, इनको क्या मिलना चाहिए, उस विषय में कोई ताकत नहीं दिखा रहा है। कोई एक अधिकारी भी रॉयल्टी नहीं दिखा रहा है कि वो बोल दे सरकार को या सरकार को चिट्ठियां लिखें। क्योंकि किसी को ब्रिगेडियर बनना है, किसी को मेजर जनरल बनना है, किसी को MP MLA बनना है। वो सारा गुस्सा इन लोगों को उतार रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो आज चक्की में पिस रहे हैं। उन लोगों की रिकॉर्डिंग मेरे सबको पता है। वो जवान जिससे मैंने बात की थी, मेरा नाम सुनते ही समझ गया होगा, वो कह भी रहा है साहब रिकॉर्डिंग हो रही होगी। रिकॉर्डिंग सब चीजें होती है, मेरी ऑटो रिकॉर्डिंग चलती है। लेकिन मैं उन रिकॉर्डिंग को इसलिए नहीं डाल रहा कि मैं आज सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यूनिट कौन सी है। ये केस दिल्ली में हुआ है, इतना मैं बता देता हूँ, और दिल्ली में कौन सी यूनिट है। अगर इस जवान को MH में ले जाया गया, इसका 10 नंबर भर दिया गया, तो फिर वो बाकायदा रिकॉर्डिंग भी, और उनके SM और जो सूबेदार जिन्होंने बोला है कि भाई नहीं हम तेरे को माफ करवा देंगे, उससे साइन भी करवा लिया। सबसे घटियापंथी ये है कि आप जवान से साइन और करवा लेते हो और फिर उस पल्ला झाड़ देते हो। अब हम क्या करें? मतलब वो ऊपर वाला तो मारता है, हमारे नीचे वाले भी जो गलती कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई इन लोगों से थी जो सहायक प्रथा या जवान को इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन हम मजबूर ऐसा ना करें कि हमारे बीच में भी अगर कोई गंद है तो उन गंदों को भी सामने लाया जाए। अगर आप सबको सही लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें आप कि ऐसे चाहे हमारी रैंक में कोई ORS रैंक में हो, चाहे JSU में हो, कोई भी हो, उसको हम कोर्ट में घसीटें या पब्लिक में नंगा करें, या भाई फिर जैसे चल रही है फौज चलना छोड़ दें। लेकिन मैं तो भाई, मेरा जब कोई अन्याय अत्याचार होता तो दिमाग खटकता है और उसके लिए मैं बोलूँगा। आपको भी सही लगता है तो बोलें, वीडियो को शेयर करें। और उस यहाँ उनके CO साहब को जो दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनकी पहले ही 4 साल की सर्विस, वो पहले ही बेचारे मतलब एक पता नहीं किस जन्म की कर्म के वो सजा भुगत रहे हैं, और आप उनको 10 नंबर भर के पागल करके उसको, और इतनी सी बात पर अगर उसको सजा देते हो तो फिर आपसे घटिया आदमी भी कोई नहीं है। और कल आपका नाम, आपकी यूनिट का और सारा पब्लिश करूंगा। अगर मेरे पास क्यों, ठीक है भर दो 10 नंबर, 10 नंबर भी पहले टेम्परेरी भरेगा डॉक्टर, तब तक वो मेरे पास दोबारा फोन भी करेगा, कहीं ना कहीं से मेरे पास
जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ भी मेरे बंदे बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, बता देंगे क्या हुआ है। फिर आप लोगों को नंगा करने के लिए रविंद्र फौजी फिर खुला रहेगा, इसलिए आज बिना नाम लिए बता रहा हूँ, सुधर जाओ। इस तरह की घटियापंथी मतलब सरकार की मार ये झेल ही रहे हैं, अगर आप लोग भी इनको मारोगे तो फिर कोई नहीं बचेगा। जो गलत करेगा किसी भी रैंक का होगा उसको हम एक्सपोज करेंगे। बाकी मेरे जो जुड़े हुए साथी हैं वो कमेंट्स करके बताएं हमें क्या करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।